हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी डिटर्मिनेंट को प्रूव कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें बोला गया शो दैट या फिर प्रूव दैट। इसमें हमें एक डिटर्मिनेंट दी जाती है जिसको हमें जो इज इक्वल टू दिया होता है उसे प्रूव करना होता है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए। तो ऐसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले यह देखा जाता है कि हमें सॉल्व क्या करना है, प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें क्या करना है, b माइनस ए, सी माइनस ए एंड सी माइनस बी। तो हम इसको कैसे ला सकते हैं? अगर हम डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर है थर्ड कॉलम में। तो ऐसे मुश्किल है, आ भी सकता है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी हो जाएगी कि हम खुद नहीं समझ पाएंगे कि हमने किया क्या और करना क्या आगे। तो इसको सॉल्व करने का, ऐसी डिटर्मिनेंट जितनी भी होती हैं उनको सॉल्व करने का एक इजी तरीका होता है कि उसमें हम ऑपरेशंस का यूज करें। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, डिनोट द डिटर्मिनेंट बाय डेल्टा। देन उसके बाद हम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन लगाने का सबसे मेन मकसद क्या होता है हमारा यहाँ पर, कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को जीरो बना सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो कैसे बन सकते हैं, वो तो आ जाएगा। तो यहां पर देखो, अगर R3 माइनस R2 कर दूं तो जीरो हो जाएगा, और R2 माइनस R1 कर दूं तो यहां पर भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए कि हमें प्रूव क्या करना है, b माइनस ए। b माइनस ए कैसे आ सकता है? अगर मैं R2 को 1 में माइनस करूं 1 से, तो b माइनस ए मिल जाएगा यहाँ पर हमें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर भी मिल जाएगा। और फिर है सी स्क्वायर, सी माइनस ए, तो यहाँ पर c माइनस ए यानी R3 माइनस R1 करूंगा तो c माइनस ए मिल जाएगा हमें। जब c माइनस ए मिल जाएगा तो अब आखिरी में हमारा क्या बचता है, c माइनस बी। तो ये हमारा जब हम डिटर्मिनेंट लास्ट में जो बचेगी उसे हम एक्सपेंड करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा R2 में लगाते हैं, हम चेंजेस करेंगे R2 माइनस R1, यानी R2 माइनस R1। 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा, b में से a गया तो b माइनस ए आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और उसी के साथ में एक बार में दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर मैं दो ऑपरेशन लगाता हूँ इकट्ठे, R3 माइनस R1, R3 में चेंज करा और R2 में चेंज करा, तो हमारी डिटर्मिनेंट आती है कुछ इस तरीके से। डेल्टा से हमने डिनोट कर लिया था, पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ था। तो हमारी डिटर्मिनेंट आती है 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ गया, और नीचे का 1 माइनस 1 करेंगे तो भी 0 आ गया। यहाँ पर b माइनस ए आ गया, c माइनस ए यहाँ पर आ गया, जो आप देख सकते हैं R3 माइनस R1 करेंगे, और इसी तरह यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड रो जो है उसमें हमारा b माइनस ए यहाँ पर भी है और b माइनस ए यहाँ पर भी है। और अगर रो 3 में देखें, थर्ड रो में, तो c माइनस ए यहाँ पर और c माइनस ए यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम b माइनस ए सेकेंड रो में से और c माइनस ए थर्ड रो में से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि टेकिंग b माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2, यानी R2 में से हमने b माइनस ए कॉमन लिया, एंड c माइनस ए कॉमन फ्रॉम R3। R3 से हमने क्या कॉमन लिया, c माइनस ए। तो हमें क्या मिलता है, वी गेट लिख लिया हमने, हमें डिटर्मिनेंट मिलती है। हमने यहाँ पर एक कॉमन ले लिया, आप देख सकते हैं b माइनस ए एंड c माइनस ए कॉमन लेने के बाद जहां पर कुछ भी नहीं था वहां तो हमने जीरो के पास तो कुछ था ही नहीं, तो हमने उससे तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है जब उस पर कुछ है ही नहीं। तो जीरो का जीरो आ गया एज इट इज, यहाँ पर भी जीरो आ गया। यहाँ पर b माइनस ए हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ पर c माइनस ए कॉमन ले लिया तो 1 बचा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, यहाँ पर क्या आएगा? आप सोच रहे होंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक ले लिया तो बी माइनस ए बचेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आप देख सकते हैं जहां पर हमारा ए क्या है, बी है, और बी यहाँ पर बी क्या है, ए है, मतलब वैल्यू जो है चेंज है। यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर बी है और बी की जगह यहाँ पर ए है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने b माइनस ए कॉमन लिया, b माइनस ए यहां से ले लिया, तो b माइनस ए लेने के बाद हम पे क्या बचता है,
बी प्लस ए बचेगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज है, ए की जगह बी होगा, बी की जगह ए होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बी प्लस ए। और इसी तरह नीचे देखेंगे तो सी प्लस ए, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद अब आप देख सकते हैं हमें बी माइनस ए मिल चुका है, सी माइनस ए मिल चुका है, और हमारी 2 जीरो भी मिल चुके हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। अगर हम कुछ भी करें तो हमें जो प्रूव करना था लास्ट में सी माइनस बी करना था। अब सी माइनस बी तो कैसे भी नहीं आ सकता ऑपरेशन के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसे एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि देखो जीरो किसमें है, कॉलम में ज्यादा जीरो है, जिसमें जीरो ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉलम में 2 जीरो हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, तो C1 के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। तो मैंने लिख लिया एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी गेट, एक्सपेंड करा मैंने, ये कॉलम हाइड करी और ये रो हाइड करी, तो मुझे मिलता है क्या, 1 C माइनस सी प्लस बी और 1 बी प्लस ए। तो C प्लस ए की मल्टीप्लाई 1 में करी तो C प्लस ए आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई B प्लस ए में करी तो B प्लस ए आ गया। आने के बाद आप देख सकते हैं ये C प्लस ए ब्रैकेट में था, माइनस B प्लस ए ब्रैकेट में था। जब हम इसका ब्रैकेट माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो C प्लस ए तो ऐसे ही आ गया, माइनस B, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। आप देख सकते हैं प्लस का ए है यहाँ पर और माइनस का ए है, तो यहाँ पर प्लस के ए से माइनस का ए कट गया, कटने के बाद B माइनस ए हमें यहाँ पर मिल गया, ये रहा C माइनस ए हमने यहाँ पर लिख लिया। इसमें क्या बचा, C माइनस B, जो कि हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। अब चलिए देखते हैं अगला। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। जितना ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतना ही ये इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, इसको हमें सॉल्व करना है। जहां पर ये आप देख सकते हैं ये W, ये आपको लग रहा है W, ये लेकिन ये W नहीं है, इसे क्या है यहाँ पर लिखा हुआ वेयर W नहीं, ये ओमेगा है। ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में हम आगे एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे क्यूब रूट यूनिटी के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बस इतना बता दूं कि क्यूब रूट यूनिटी में क्या होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ये वैल्यू याद करनी है कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है, जो कि एग्जाम में काफी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझें। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैसे बना सकते हैं इसके अंदर, तो इसको बनाने का एक ही तरीका है कि इसमें ऑपरेशन अप्लाई करें और C1 में यानी कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 जोड़ दें। तो मैंने यहां पर लिखा है C1 में क्या चेंजेस हो रहे हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, मैंने तीनों को जोड़ दिया आपस में। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर बन गया, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। आप देख सकते हैं सारी वैल्यू प्लस में है, तो हम आगे पीछे लिखें चाहे कैसे भी लिख लें, किसी भी वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ये तो हमारी फर्स्ट कॉलम थी जिसमें हमने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़कर एक कॉलम बना दी। अब जो सेकंड कॉलम थी उसे सेम ऐसे ही नोट कर लिया, थर्ड कॉलम को भी ऐसे ही नोट कर लिया। अब आप देख सकते हैं हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 था, तो ये तीनों कॉलम के जो एलिमेंट हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर तो हमारी क्या हो गई, 0 हो गई वैल्यू सबकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है 0 0 एंड 0, बाकी का जो था ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इससे पिछली वीडियो में, तो आपको पता ही होगा कि एक प्रॉपर्टी थी हमारी ऑल जीरो प्रॉपर्टी, जिसमें यह था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो या फिर एक कॉलम अगर 0 है तो पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है प्रॉपर्टी की वीडियो तो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं और अपने एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जब वीडियो खत्म होगी। तो चलिए ये वैल्यू पूरी 0 हो चुकी है। तो जैसा कि ऑल जीरो प्रॉपर्टी में बताया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम 0 है, एक पूरी रो या एक पूरी कॉलम अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यही हमारा आंसर है। हम लिख सकते हैं क्योंकि C1 कंसिस्ट ऑफ ऑल 0 एलिमेंट,
यानी C1 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं, सारे 0 हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।